हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पंचायत में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है गति और वेग, यानी कि मोशन एंड वेलोसिटी। तो मोशन एंड वेलोसिटी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है। तो दूरी, अगर हम यहां से चलना चालू करें और इस पॉइंट तक पहुंचे, यानी कि ए पॉइंट से चलना चालू करें और बी पॉइंट तक पहुंचे, यहां तक जितनी लंबाई हमने तय की होगी इसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी किसी भी दो बिंदुओं के बीच चली गई लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ इस पॉइंट से चलना चालू किए और इस तरीके से चल के इस पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पे ए और बीच की जो मिनिमम दूरी है वो ये है, तो इसके विस्थापन ए से बी तक की न्यूनतम दूरी ही कहलाएगी। यानी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए इसे फिर समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, एक सर्कल पाथ है, इस पॉइंट से हम चलना चालू करते हैं और हम ऐसे चलते 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 यहां पे आके रुकते हैं और इसका रेडियस मान लेते हैं कि 7 मीटर है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये अगर हमें पता करना है तो हम देखेंगे, हमने यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ पे आके रुका, यानी कि ए पॉइंट से चलना चालू किया और बी पॉइंट पे आके रुक गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी से ए की फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक की न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि हमारी न्यूनतम दूरी कितनी है, 14 मीटर। यानी कि हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन 14 मीटर का हुआ। कहने का अर्थ है कि हम अपने जगह से कितना हटे, विस्थापन का वही अर्थ होता है। तो हम अपनी जगह से कितना हटे, 14 मीटर दूर हटे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे एक सवाल किया जाए, तब ये और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर कोई गाय वृत्ताकार पथ पर 2.1/2 यानी कि 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर हो। तो मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार पथ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, अब हमें पूछा गया, अब हमें बताया गया कि जो गाय है वो कितने चक्कर लगाती है, 2.5 चक्कर लगाती है। यानी कि एक चक्कर ये, फिर अगेन एक चक्कर, फिर आधा चक्कर, यानी कि गाय यहां पे आके रुकेगी। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट हो जाएगी बी। तो जब गाय यहां पे आकर रुकी तो यानी कि उसका फाइनल बिंदु यानी कि अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु का बीच का जो सबसे कम दूरी है वो कितना है, ये सीधी रेखा है। यानी कि 10 मीटर ये 10 मीटर ये, यानी कि उसका विस्थापन जो हो गया यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हो गई, 20 मीटर की हो गई। बट और एक और सवाल किया गया है हमें कि उसकी दूरी कितनी होगी, यानी कि वो कितने चक्कर लगाई, 2.5, यानी कि उतने 2.5 लंबाई तय की, 2.5 गुना लंबाई तय की इसकी, तो 2.5 गुना लंबाई उसकी हो जाएगी, यानी कि दूरी 2πr गुना 5/2। एक बार की लंबाई कितनी होगी इसकी परिधि, यानी कि 2πr। ठीक है, तो 5/2 की 5/2 से उसको गुना कर देंगे, यानी कि πr इंटू 5। तो पाई का मान हमें पता है 22/7, आर का मान भी हमें पता है 10 गुना
5। अब इसे अगर हम गुना कर दें तो होगा 1100 ऐसे अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए करके देखते हैं। 7 एकम 7 बचा 4 0 7 5 35 फिर आएगा 5 7 8 56 सॉरी 7 7 49 फिर आएगा 1 फिर इसी तरीके से चलेगा यानी कि 150 लगभग 157 मीटर गाय दूरी तय करेगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम दूरी और विस्थापन के बीच के अंतर को समझते हैं। तो हम दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे दूरी और एक तरफ लिख लेंगे विस्थापन। इंग्लिश में इसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आपको पता है। दूरी जो है दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, परिमाण को व्यक्त करता है। विस्थापन 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 परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। यानी कि अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि वैल्यू चाहिए कि वो उसने कितनी लंबाई तय की। अगर ये ए से बी तक चला तो ये मान लीजिए कि 5 मीटर चला, यानी कि सिर्फ इसे परिमाण चाहिए। यहाँ पे परिमाण ये है, ये इसकी इकाई है, ठीक है। तो दूरी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल अगर परिमाण की आवश्यकता है इसके मतलब ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है कि वो उसकी विस्थापन कितनी दूरी की, विस्थापन का परिमाण क्या था। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ज्यादा है, विस्थापन का परिमाण मान लीजिए 5 मीटर है, और साथ ही साथ हमें यह भी चाहिए ये किस दिशा में है, यह किस दिशा में है, विस्थापन में इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्या कहलाती है, एक सदिश राशि कहलाती है। अगर आपको सदिश राशि और अदिश राशि को बेहतर तरीके से समझना है, हमने पिछला वीडियो उसी के ऊपर बनाया था, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूरी हमेशा शून्य या धनात्मक में होती है। कहने का मतलब है कि दूरी जो है या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव में होगी, यह नेगेटिव में कभी नहीं होती है। लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं, यह एक सदिश राशि है दूरी, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप दूरी और विस्थापन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम समझते हैं चाल के बारे में। चाल, कौन सी चाल? चाल का मतलब होता है स्पीड। अब हम जानेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि वो बहुत स्पीड जा रहा है, वो बहुत कम स्पीड जा रहा है, तो स्पीड आखिर में होती क्या है? स्पीड होती है यानी कि चाल किसी भी इकाई समय में
तय की गई दूरी। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय कहने का यहां मतलब है कोई भी समय। ठीक है, वो सेकेंड में भी हो सकता है, वो घंटा में भी हो सकता है, वो दिन में भी हो सकता है। बेसिकली सेकेंड और घंटे को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी इकाई समय में, ठीक है, तय की गई दूरी। दूरी तो हम लोग समझ चुके क्या होती है। तो किसी भी इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी कि मान लीजिए कि यहां से यहां हम चले। ठीक है, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं कि कितनी है, 10 मीटर है, और हमें यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा वो 2 सेकंड है। तो किसी इकाई समय यहां पे क्या हो गई, 2 सेकंड हो गई, और दूरी क्या हो गई, 10 मीटर हो गई। ठीक है, यानी कि 4 बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। यहां पे दूरी है 10 मीटर, समय है 2 सेकंड, यानी कि जो हमारा चाल है वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हमारा चाल हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, यानी कि हम हर एक सेकेंड में 5 मीटर चल रहे होंगे। यह कहलाता है चाल। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक है मीटर पर सेकेंड, जैसा हम देख चुके हैं, और यह एक अदिश राशि है। यानी कि इसे निकालने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड। चलिए अब इसे मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं हम वेग के बारे में। वेग क्या होता है? वेग को हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। अगर वेग की डेफिनेशन की बात की जाए तो वेग का डेफिनेशन होता है किसी भी इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। यानी कि मान लीजिए हमने यहां से यहां दूरी तय की, यहां से यहां तक हम विस्थापित हुए, यानी कि 10 मीटर हम विस्थापित हुए 2 सेकंड में। तो हमारा वेग होगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। 10, जहां पर हमारा विस्थापन है 10 मीटर, समय है 2 सेकंड, तो होता है 5 मीटर पर सेकंड हमारा वेग। तो इस तरीके से हम वेग को समझते हैं, जहां पर वेग का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग के जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वेग क्या है, एक तरह का सदिश राशि है। जब आगे हम लोग जानेंगे, जब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो वेग को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक होगा प्रारंभिक वेग, जिसे हम लोग u से इंडिकेट करेंगे, एक होगा अंतिम वेग, जिसे हम लोग v से इंडिकेट करेंगे। और अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को समझ सकते हैं हम लोग इस तरीके से। मान लीजिए जब यहाँ से हम चलना चालू करेंगे तो ये होगा प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। जब हम लोग किसी पॉइंट तक अलग, यहाँ से किसी अलग पॉइंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब जानते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या है। चाल और वेग में अंतर क्या है? अगर किसी का भी डिफरेंस लिखते हैं तो सबसे पहले उसका होता है डेफिनेशन। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी है, लेकिन वेग इकाई समय में तय किया गया विस्थापन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चाल जो है वो अदिश राशि है। इसे कैलकुलेट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वेग को कैलकुलेट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। चलिए हम जानते हैं त्वरण के बारे में, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि अगर इसे इंग्लिश में कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या त्वरण को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। तो अगर
वेग में परिवर्तन किया जाए, यानी कि मान लीजिए यहाँ से हम चलना चल के इस पॉइंट तक हम पहुंचे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वेग है u है, यहाँ पे जो वेग है वो v है, यानी कि परिवर्तन हम कैसे पता करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लीजिए अभी मेरे पास 100 रुपये हैं और शाम तक मेरे पास 500 रुपये हो गए, तो मेरे धनराशि में परिवर्तन कितना का हुआ, तो मेरे धनराशि में जो परिवर्तन हुआ है वो 400 का हुआ है। यह हमें कैसे मालूम चला, तो फाइनल में से हमने इनिशियल को घटा दिया तो हमें परिवर्तन का अंदाजा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार फाइनल में से इनिशियल को हमेशा परिवर्तन के लिए घटाते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितने समय में ये परिवर्तन आया, वही क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है त्वरण। त्वरण का जो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये ऑलरेडी है, नीचे फिर सेकंड है, सेकंड इंटू सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर यही एक्सेलरेशन नेगेटिव में आए, ऋणात्मक में आए, तो उसे मंदन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। चलिए, अब जितने भी चीजें हम पढ़े हैं इन सब चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, यानी कि गति के समीकरण में। तो गति के समीकरण को समझने से पहले एक सवाल है, अगर मान लीजिए आपको किसी के छत पे खड़ा कर दिया जाए या अपनी छत पे खड़ा कर दिया जाए और आपके हाथ में ये मान लीजिए कि छत है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके हाथ में एक घड़ी दे दी जाए, एक पत्थर दे दी जाए और एक पेन दे दी जाए, ठीक है, और आपको बताना हो कि आप जहां खड़े हैं और यहां से जमीन की ऊंचाई कितनी है, तो आप कैसे पता करेंगे, सोचने वाली बात है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम घड़ी हमारे पास जो पत्थर है उसको हम नीचे फेंक देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हम ये नोट कर लेंगे कि इसमें समय कितना लगा, ठीक है, इसमें समय कितना लगा घड़ी के द्वारा नोट कर लेंगे, पेन भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब चलिए, ये क्या हम बोलने वाले थे भूल गए, हाँ ठीक है, नोट कर लेंगे कि हमारे पास समय लगा कितना, ठीक है, और इसी समय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण, इसी तरह के सवालों को बनाने के लिए हम गति के समीकरण का यूज करते हैं, जिसमें होता है v इजिकल टू यू प्लस AT, s इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और होता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, समय है, हमें u मालूम है कि कितना है, 0 है, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन भी पता है। तो अगर हम ऊपर से कोई चीज नीचे गिराते हैं तो एक्सेलरेशन हमें पता है क्या लगती है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में। फिलहाल जानिए इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यह हमें u मालूम चल गया, हमें a मालूम चल गया, ठीक है, हमें u पता है, a पता है, t पता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा, यानी कौन सा समीकरण को हम लोग इस्तेमाल करेंगे दूरी को जानने के लिए। यहाँ पे s जो है वो दूरी को इंडिकेट करता है, यानी कि विस्थापन को भी इंडिकेट करता है और दूरी को भी, ठीक है। u हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी, v हमें पता, फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब समय। यहाँ पे जितने टर्म हैं हम सबको समझ चुके हैं। तो अब देखिए, इस फॉर्मूला अगर हम बैठा दें, यहाँ हमें a का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, u का वैल्यू भी पता है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी कि हम बिल्डिंग की जो लंबाई थी वो कितनी है। चलिए मान के चलते हैं, इसे अब सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमारे यहाँ तो पत्थर है तो उसका u कितना है, 0 है, हम उसे नीचे फेंकते हैं, हम उसे क्या करते हैं, नीचे फेंक देते हैं। g हमें पता है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना 9.8 है। चलिए इसे 10 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए u तो 0 है,
टी ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी, टी मान लीजिए कि 5 सेकंड लगी है नीचे गिरने में, ठीक है। तो बिल्डिंग की लंबाई पता करेंगे अभी हम लोग, प्लस हाफ ए कितना है 10, टी हमें कितना लगा 5 सेकंड, तो बिल्डिंग की लंबाई तो 0 हो गई, 2 पंचे 10, 5 25, यानी कि बिल्डिंग की लंबाई कितनी हो गई 25 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल हम लोग इसी तरह के सवालों को हल करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वैसा टर्म आपके पास दिया जाए जहां पे आपको v निकालना हो, u पता हो, अब हम यहाँ पे v निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी अब ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बिल्डिंग की लंबाई निकाल ली कितनी 25 मीटर, यानी कि जो एस हमारा आया कितना आ गया, अब 25 मीटर आ गया। अब हमको v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, u हमें पता है 0 है, 2a हमें पता है 10 है, और हमें पता है s कितनी है 25 है, तो v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 20, इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कि 20 को 25 से अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी v कितनी हो गई 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह के सवालों को, मतलब सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हीं सब सवालों को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के मदद से बनाते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे इस बात को। अब इन्हीं सब में एक टर्म आता है फ्री फॉल। फ्री मतलब वो फ्री नहीं, फ्री फॉल मतलब एकदम तेजी से गिरते जाना बिना किसी रुकावट के, ठीक है। मान लीजिए किसी हाइट से हम किसी चीज को नीचे गिरा देते हैं, और जहां पे जो एयर है वो रेसिस्ट नहीं कर रहा हो, यानी कि एयर इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हो, उसी को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जी के मान को फेरबदल करते हैं। फेरबदल किस तरह से करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। अगर हम लोग नीचे से किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, तो वहां पे हम लोग जी को हम लोग लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वहां हम लोग जी को लेते हैं पॉजिटिव। ये बातें याद रखने वाली है, ठीक है। और इसी जी को हम लोग वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन में बैठा के भी बनाते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, ए की जगह जी को लिख देते हैं। s इज इक्वल टू यू प्लस माइनस यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग जितने भी चीज़ों को पढ़े हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।